नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 11 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11 की अर्थशास्त्र में भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, इंडियन डेवलपमेंट की जो बुक है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो बुक है, उसका अध्याय 8 आज हम लोग पढ़ रहे हैं, पर्यावरण और धान्य विकास, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम लोग चर्चा कर रहे थे और आज उसका है लेक्चर नंबर 5। आज हम लोग क्या चर्चा करेंगे गुरुजी? आज हम लोग बात करेंगे धान्य विकास की रणनीति, स्ट्रेटेजी ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी क्या है, उन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। धान्य विकास की रणनीति है। देखो बच्चों, अभी तक जो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, हमने पर्यावरण क्या होता है, इन्वायरमेंट क्या है। सबसे पहले आज चैप्टर का नाम था पर्यावरण और धान्य विकास। तो हमने पर्यावरण को समझा कि व्हाट इज इन्वायरमेंट, एक्चुअल में इन्वायरमेंट जो होता है वो क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है और उसके कार्य क्या है, ये हम लोगों ने जाना। जब हमने ये जान लिया कि पर्यावरण क्या है, तो फिर उसके बाद ये जानना बड़ा आवश्यक था कि भारत में पर्यावरण की स्थिति कैसी है। क्या भारत में पर्यावरण की स्थिति बहुत अच्छी है या बहुत बेकार है? क्या भारत विश्व को पर्यावरण के मामले में बेहतर बनाने वाला देश है या कहां कहीं स्थिति खराब है? ये सब कुछ हमने भारत की पर्यावरण स्थिति में जान लिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात करी कि अगर पूरे विश्व में अगर हम नजर घुमा करके देखें तो जो आज आर्थिक विकास पूरे विश्व में हो रहा है उससे काफी नुकसान विश्व को पहुंच रहा है। जैसे कि हमने देखा ओजोन में छेद हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है, काफी बड़े बड़े नुकसान आज हम लोगों को देखने पड़ रहे हैं। और उन्हीं नुकसानों को दूर करने के लिए और एक बेहतर जीवन जीने के लिए एक कॉन्सेप्ट आया, दैट इज द धान्य विकास के सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि ऐसा विकास करना है जिस विकास में आज की जरूरतें पूरी हो और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखा जाए। और ये कब संभव होगा? जब बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, बिना पर्यावरण को, एनवायरमेंट को हार्म करे अगर हम विकास करेंगे तो ही वो धान्य विकास होगा। ऐसा विकास जिसको प्रकृति, पृथ्वी धारण कर सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है, स्वीकार कर सकती है। इस धान्य विकास की जैसे किसी के दिल पर चोट पहुंचाती है कोई बात, उसी प्रकार से इस धान्य विकास पे चोट पहुंचाने वाले कौन कौन सी चीजें थी, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग। उस ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हम लोगों ने जाना, ठीक है, वैश्विक उष्णता जिसको टॉपिक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार से ओजोन की जो परत है उसमें अपक्षय हो रहा है, उसमें डिप्लेशन जा रहा है, कैसे वो गिरावट होती जा रही है, किस प्रकार से ब्रह्मांड में जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो बढ़ रही है और इन ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ाने में जो बड़ा योगदान दे रहे हैं वो आप और मैं दे रहा हूं, मतलब जो मानव है वो मानव दे रहा है। किस प्रकार से कुछ आंदोलन चले, चिपको अपिको आंदोलन, जो कि वनों को बचा कर करके पर्यावरण को एक बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं, ये सब कुछ हम लोगों ने जान लिया। यहां तक कि अगर बात मैं करूं तो यहां तक एक बात बिल्कुल तय हो चुकी है और वो ये है कि अगर विश्व को आगे का सूरज देखना है, अगर विश्व को आगे बढ़ना है, अगर विश्व को एक सुरक्षित और स्वस्थ जीवन अगर चाहिए तो उसके लिए धान्य विकास को अपनाना होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपनाना होगा। तो ये एक 100% एक मोहर वाली बात है जिस पर आप सीना ठोक करके, डंका बजा करके कह सकते हो कि पर्यावरण में धान्य विकास बड़ा जरूरी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बड़ा जरूरी है। परंतु इस धान्य विकास के लिए, इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें कौन सी रणनीति अपनानी होगी, हमें कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी होगी? रणनीति का मतलब क्या होता है, किस प्रकार से हम इस धान्य विकास को पा सकते हैं। जैसे आज आप पूछ सकते हो कि गुरुजी हम 12th में, 11th में, 10th में, 9th में टॉपर बनने के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाएं, किस प्रकार से हम पढ़ें, कैसे हम 90+ ला सकते हैं, कैसे हम 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक पूरी प्रक्रिया बताई जाएगी, ऐसे पढ़ना है, ये करना है, वो नहीं करना है, ये सब कुछ। तो इसी प्रकार से अगर धान्य विकास हम लोगों को अचीव करना है, मतलब हमें, मतलब पूरे विश्व को अचीव करना है, तो हमें क्या करना होगा, कौन से रणनीति, कौन से तरीके, कौन से रास्ते अपनाने होंगे, वो हम आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे। और आज के लेक्चर में नहीं, ये धान्य विकास की जो रणनीति है वो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें 7 से 8 मुद्दों पर चर्चा करी गई है, 7 से 8 तरीके से बताए गए जिससे हम धान्य विकास को अचीव कर सकते हैं। और उसमें से 4 हम आज पढ़ेंगे और बाकी के जो 3-4 रहेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और उस नेक्स्ट लेक्चर में जो प्रदूषण बोर्ड है, जो बॉक्स में टॉपिक दिया हुआ, उसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा कर करके इस चैप्टर का दी एंड कर देंगे, ठीक है। तो ये जो धान्य विकास की रणनीतियां है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम 2 लेक्चर्स में, आज के में और नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अब इस धान्य विकास की रणनीतियों में अगर सबसे पहला जो तरीका बताया जाता है वो बताया जाता है ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों का उपयोग। क्या कहा जाता है? ऊर्जा मतलब एनर्जी,
गैर पारंपरिक का मतलब होता है नॉन कन्वेंशनल, या यहां पर आप नॉन कन्वेंशनल की जगह एक शब्द और आता है रिन्यूएबल। रिन्यूएबल या नवीकरणीय योग्य जो संसाधन होते हैं वो, उनका हमें उपयोग करना है। सबसे पहले सब कुछ छोड़ दो, आप सब कुछ भूल जाओ, सबसे पहले टॉपिक को, हेडिंग के एक एक शब्द को समझने की कोशिश करो। क्या बोला है? गैर पारंपरिक स्रोत। गैर पारंपरिक स्रोत, या यहां पर मैं एक आसान शब्द और अपना लेता हूं, नवीकरणीय स्रोत। नवीकरणीय स्रोत कक्षा 10 के अध्याय 1 भूगोल के संसाधन एवं विकास में आपने पढ़ा था, संसाधनों के प्रकार पढ़ा था। और संसाधनों के प्रकार में हमने समाप्यता के आधार पर, मतलब वो कब समाप्त हो जाएगी, उनका समय सीमा क्या रहेगी, उस आधार पर दो प्रकार के संसाधन पढ़े, नवीकरणीय योग्य संसाधन और गैर नवीकरण योग्य या अनवीकरण योग्य संसाधन। नवीकरणीय योग्य संसाधन क्या होते हैं? ऐसे संसाधन जिनको आप इस्तेमाल करते जाओ और फिर से वो क्या होंगे, किसी भी प्रकार से, चाहे यांत्रिक से या भौतिक से या केमिकल से, किसी भी प्रकार से वो नवीन हो जाएंगे, फिर से वो नए बन जाएंगे। नवीकरणीय का मतलब क्या है? जो नवीन हो जाए, फिर से नया बनता चले, बनता चले, बनता चले, बनता चले। ऐसे संसाधन जो खत्म ना हो, उनको हम क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इनको इंग्लिश में रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी या नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहा जाता है। अब इसमें क्या आता है गुरुजी? जैसे कि उदाहरण के तौर पर सौर ऊर्जा। सौर मतलब सूर्य, ठीक है। सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है उसका हम लोग इस्तेमाल करें, हवा से, जो विंड से है, उसका हम प्रयोग करें। सौर ऊर्जा से सौर मेरे याद आया, और आप सभी को फिर से एक बड़े इसरो के मिशन के लिए बहुत बहुत बधाई सभी भारतवासियों को, कि भारत का पहला जो सूर्य मिशन है, सोलर मिशन है, भारत ने लॉन्च कर दिया, आदित्य L1। आदित्य L1 क्या है कि पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर जाकर के एक पॉइंट है L1, उस L1 पे रुक जाएगा, स्टे हो जाएगा, और उसके बावजूद भी 14.5 लाख करोड़ दूरी पर रहेगा सूर्य से। मतलब सूर्य से हम काफी दूरी पर, सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ की दूरी पर है, जिसमें से हम सिर्फ और सिर्फ 15 लाख तक की पे ही पहुंचेंगे, वहां से रुक जाएगा और वहां से पूरा ऑब्जर्व करेगा कि सूर्य क्या गतिविधि करता है, क्या नहीं करता। यह भारत का पहला सोलर मिशन है जिसका नाम आदित्य L1 दिया गया है। तो उसकी एक और बड़ी मिसाल और एक बड़ा काम इसरो ने करा है, जिसके लिए इसरो को, साइंटिस्टों को और पूरे भारतवासी हम सबको बहुत बहुत बधाई या शुभकामनाएं उसके लिए, ठीक है। और 4 महीने का इसका सफर होगा, 4 महीने में जाकर के वो L1 पर पहुंचेगा। तो यहाँ पे सौर ऊर्जा, अब सूर्य से रोशनी हमेशा से आ रही है, जब से पृथ्वी है, ब्रह्मांड है, तब से सूर्य से रोशनी आ रही है। तो उसका हम एनर्जी के तौर पर, हम इलेक्ट्रिसिटी के तौर पर किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब कुछ। तो वो नवीकरण है। जब तक सूरज चांद रहेगा उसका नाम रहेगा, ऐसे नारे आपने बहुत सी बार सुने होंगे। तो जब तक हम सब रहेंगे तब तक तो सूरज चांद रहेगा, सूरज चांद तो हमेशा ही रहेगा। तो वो जो सूर्य है उनकी एनर्जी का, जिनका कभी खत्म ना हो, ऐसा हमें प्रयोग करना है। तो ऊर्जा के ऐसे साधनों का हम प्रयोग करें जो नवीकरणीय हो, जो कभी खत्म ना हो, और उनका उपयोग बंद करें। जैसे कि हम कोयला देखते हैं, हम पेट्रोलियम देखते हैं, हम इनका प्रयोग कर रहे हैं। इनके प्रयोग से क्या होता है? एक तो बहुत ज्यादा धुआई धुआं निकलता है, धुआं निकलता है, जब वो वैसे ही हमारे पर्यावरण को खराब कर रहा है। और उसके साथ आपको पता है कि कोयला, पेट्रोलियम, ये क्या है? अनवीकरणीय है। इनको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनके बनने का जो समय है वो बहुत धीरे धीरे है, और इनका इस्तेमाल करने का हमारा समय बहुत तेज है। तो ये थोड़ा बड़ा चिंता का विषय रहेगा, इसलिए हमें नवीकरणीय स्रोतों की तरफ बढ़ना है। भारत अपनी विद्युत आवश्यकताओं के लिए थर्मल और हाइड्रो पावर संयंत्रों पर बहुत अधिक निर्भर है। इन दोनों का पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। देखिए, प्रतिकूल और अनुकूल। अनुकूल मतलब हमारे हित का है, अपना है, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हो। बहुत से बच्चों को जो मैं देखता हूं तो वो कहते हैं सर अनुकूल और प्रतिकूल में बड़ा डिफरेंस, कंफ्यूजन रहता है कि अनुकूल हमारे सपोर्ट वाला है, प्रतिकूल हमारे सपोर्ट वाला है। तो अनुकूल मतलब अपना, मतलब अपने फेवर का है। प्रतिकूल मतलब क्या हो जाएगा? विरोध है, मतलब इसका पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, मतलब खराब प्रभाव पड़ता है। अगर ये लिखा आता पर्यावरण पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है, मतलब पर्यावरण पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। अनुकूल अच्छा है, ए फॉर अनुकूल, ए फॉर अच्छा है, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब देखो, भारत अपनी जो विद्युत आवश्यकता है, अब आपको बताया भारत में 140 करोड़ की आबादी है, और हर घर में बिजली पहुंचाने का काम भारत सरकार कर रही है, राज्यों की सरकारें कर रही है। और अब तो देखिए कि पहले का एक दौर हुआ करता था जब ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली नहीं हुआ करती थी, मतलब 1-2 घंटे झलक दिखती थी बिजली की, और बाकी तो बिजली गायब ही रहती थी। पर अब ये बहुत अच्छी बात है कि राज्यों के सरकारों के प्रयास, केंद्र के सरकारों के प्रयासों के द्वारा काफ़ी हद तक अब गाँवों में भी, ग्रामीण क्षेत्रों में भी बिजली मतलब ना के बराबर जाती है, और जाती भी है तो कभी कभार महीने में, 2 महीने में 1-2 बार जाती है। तो हमारी आवश्यकताएं बढ़ी, और उन आवश्यकताओं की विद्युत इलेक्ट्रिसिटी बड़ी आवश्यक है।
और विद्युत कहाँ नहीं चाहिए, विद्युत हमें हर जगह चाहिए, हमें मकानों में चाहिए, हमें बिल्डिंग में चाहिए, हमें ऑफिस में चाहिए, हर जगह चाहिए। आज आपका ये जो स्टूडियो है इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट है, ठीक है, सब कुछ जो चल रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी से ही चल रहा है, इतनी लाइटें, इतना बोर्ड, इतना कैमरा, ये सब कुछ, तो विद्युत की हमें बड़ी आवश्यकता है। और इस विद्युत की आवश्यकता के लिए हम भारत मतलब किस पर निर्भर है, थर्मल पावर प्लांट पर और हाइड्रो पावर प्लांट पर। थर्मल पावर प्लांट का मतलब क्या है, ऐसा स्थान जहां पर क्या है कोयलों का प्रयोग कर करके बिजली का उत्पादन करा जाता है। ये एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है बेटा, जिसमें खूब सारा कोयला चाहिए होता है, फिर उसको पीस करके उसको जला करके वहां से बिजली का उत्पादन करा जाता है। अब एक तो क्या है कि पहली बात तो कोयला क्या है, अनवीकरणीय है, मतलब वो बनने में ही उसके लाखों वर्ष लग जाते हैं, और अगर हम उसका विद्युत में उपयोग करते जाएंगे तो कोयले की जो मात्रा है वो खत्म होती जाएगी, खत्म होती ही जाएगी। दूसरा, उससे प्रदूषण जाता है, तो वो भी पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। बीच में से आपने सुना भी होगा कि भैया बिजली को बचाओ, बिजली बचाओ, क्योंकि भारत के पास कोयला खत्म हो रहा है, कोयला खत्म हो रहा है। तो थर्मल पावर प्लांट पर भारत एक बड़ी निर्भरता दर्शाता है। दूसरा, हाइड्रो पावर प्लांट, तो हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो मतलब पानी, ठीक है, तो पानी के जैसे अब ये बांध है, अब इसमें क्या हो रहा है, पानी स्टोर कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है, और नीचे क्या एक प्रकार से एक मोटर लगा दी जाती है, टरबाइन लगा दी जाती है, और एक साथ तेजी से क्या है इस पे पानी छोड़ा जाता है, फिर वो टरबाइन घूमती है, उससे इलेक्ट्रिसिटी बिजली बनती है। देखिए अब ये प्रोसीजर बहुत बड़ा होता है, ऐसा नहीं कि हाँ गिरा और फिर आप भी कल को सर मैं भी पानी गिर के देखो बिजली बनी, क्या एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा जाता है। आसान भाषा में आपको ऐसे समझाया जाता है। हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की तुलना में भी थर्मल पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, और अब इससे क्या है प्रदूषण भी हो रहा है, ये अनवीकरणीय संसाधन है तो वो भी खत्म होता जा रहा है, तो चिंता का विषय। तो ये क्या है पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है, अनुकूल नहीं है। तो इसलिए हमें क्या जरूरत है, विद्युत तो जरूरी है, नो डाउट, इलेक्ट्रिसिटी तो हमें चाहिए ही चाहिए, परंतु उसमें थर्मल और हाइड्रो पावर प्लांट की जगह जो कि अनवीकरणीय हो रहे हैं, ये जो हमारे लिए चिंता का विषय, इस चिंता को दूर करने के लिए हम कहां बढ़े, नवीकरणीय पे बढ़े या गैर पारंपरिक स्रोतों की तरफ बढ़े। थर्मल पावर संयंत्र बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, जो एक ग्रीन हाउस गैस है। अब थर्मल पावर संयंत्र, थर्मल पावर प्लांट, मैंने आपको कहा कि काफी जो पर्यावरण है हमारा उसको प्रदूषित करते हैं, उसमें वो क्या ज्यादा छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, CO2 का उत्सर्जन कर रहे हैं। और अब आपको पता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मिथेन हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, ये सारी कौन सी गैसेस है, ग्रीन हाउस गैसेस है। ग्रीन हाउस गैस का मतलब क्या है, ऐसी गैसेस जो कि क्या है हमारे वातावरण में जाकर करके पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती है, पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती है, जिससे वैश्विक उष्णता होती है, ओजोन परत में अपक्षय होता है। जब मैं लास्ट लेक्चर पढ़ा रहा था, और मैंने सबसे पहले लेक्चर जब पढ़ाया तो पर्यावरण की परिभाषा और कार्य पढ़ाया, दूसरे में भारत में पर्यावरण की स्थिति पढ़ाया, तीसरे में धारणीय विकास पढ़ाया। ये तीनों जब लेक्चर पढ़ाया, फिर फोर्थ में मैंने बीच में बॉक्स के टॉपिक पढ़ाया, तो कुछ बच्चों को ऐसा लगा था कि गुरुजी आप पहले बॉक्स के टॉपिक क्यों पढ़ा रहे हो, डायरेक्ट अब तो धारणीय विकास की रणनीतियां पढ़ाओ, फिर लास्ट वाले लेक्चर में ले लेना ये बॉक्स के टॉपिक। पर बच्चा देख, अब अगर यहां पर ग्रीन हाउस गैस आया है, तो अब बच्चों ने जिसने भी लेक्चर 4 देखा उसको पता है ग्रीन हाउस गैस क्या है और इसका क्या प्रभाव है, क्या प्रभाव नहीं है। तो अब आपको धारणीय विकास की रणनीतियां समझ में आ जाएगी। धारणीय विकास क्या कहता है कि ऐसा विकास करो जहां पर्यावरण को नुकसान ना हो, पर यह तो पता चले कि अभी तक पर्यावरण को नुकसान क्या क्या हुआ है, तो वो हमने लास्ट लेक्चर में जान लिया। अब हम उस हिसाब से रणनीति, भाई आप डॉक्टर के पास भी जाते हो तो डॉक्टर पहले बीमारी देख करके तो इलाज करता है, तो हमने बीमारी देख ली, अब हम इलाज देख रहे हैं। तो अब हमें पता चल रहा है कि हम विद्युत के लिए थर्मल पावर पे बड़ा डिपेंडेंट है, और इस थर्मल पावर CO2 बहुत छोड़ रहा है जो कि ग्रीन हाउस गैसेस, और इस ग्रीन हाउस गैसेस से क्या हो रहा है, बड़ा नुकसान हमारी पृथ्वी को हो रहा है, वैश्विक उष्णता हो रही है, ओजोन परत में अपक्षय हो रहा है, ठीक है, ये सब हो रहा है। तो भैया इसको रोकना होगा। थर्मल पावर प्लांटों से बड़ी मात्रा में धुएं के रूप में राख भी निकलती है, जिसका उचित उपयोग न हो तो जल, भूमि और पर्यावरण के अन्य संगठनों के प्रदूषण का कारण हो सकता है। अब देखो, एक तो इसमें क्या है, धुआं निकलता है। अब वो धुआं निकलता है तो ये धुआं तो क्या कर रहा है, वायु प्रदूषण कर रहा है, मतलब हवा में जाकर करके हमारे लिए प्रदूषण फैला रहा है। उसके अलावा उसमें राख निकलती है। राख आप समझते हैं ना, राख जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने लकड़ी को जलाया, लकड़ी जलाने के बाद फिर वो बिल्कुल चूरा सा जो रह जाता है ना, वो राख कहलाती है, ठीक है ना। या जैसे किसी की डेड बॉडी जलाई जाती है, फिर जो आखिरी में जो बचता है वो राख बचती है। इसलिए काफी लोग कहते हैं कि हमें काया का और माया का, मतलब शरीर का और पैसों का घमंड नहीं करना चाहिए, राख हो जाता है, राख है सिर्फ हम लोग। तो इस प्रकार से थर्मल पावर प्लांट में क्या है, कोयलों का इस्तेमाल हो रहा है, सब हो रहा है, तो वो बाद में आखिर में राख हो जाती है। तो राख भी क्या है, अगर उसका सही प्रकार से उपयोग ना करा जाए तो क्या होगा, वो कहीं जल में बह करके जाएगी, कहीं मिट्टी पे जाएगी और जाएगी, तो उससे भूमि प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण होगा। तो हमारा मतलब जो पर्यावरण है वो प्रदूषित ही होगा, मतलब खराब ही होगा। प्रदूषण का मतलब क्या होता है बच्चों, पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, पॉल्यूशन या प्रदूषण का मतलब क्या है। अब आप कहोगे सर पर्यावरण का खराब होना प्रदूषण है, पर खराब होने का मतलब क्या है।
प्रदूषण का मतलब ये होता है हमारे वातावरण में ऐसे घटकों का होना जो हम नहीं चाहते हैं, ठीक है। अवांछित घटकों का होना ही प्रदूषण कहलाता है। अवांछित घटकों का होना मतलब, जैसे मान लो मैं आपको एक चीज उदाहरण देता हूं, हम जीवन में सब अच्छा चाहते हैं कि मेरे साथ अच्छा हो, ये हो, ये हो, ये हो। कोई भी बुरा चाहता है। जब बुरा होता है हमारे साथ, हम तब क्या कहते हैं, यार ये मेरे साथ बहुत गलत हुआ। हम दुखी हो जाते हैं क्योंकि वो अवांछित चीज थी, अनवांटेड था, जो हम नहीं चाहते थे वो हुआ। तो प्रदूषण क्या है? खराब है। खराब का मतलब क्या है? जो हम नहीं चाहते हैं। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हम नहीं चाहते कि कार्बन डाइऑक्साइड हो, क्योंकि वो हमें नुकसान पहुंचाएगी। हम नहीं चाहते हैं मीथेन, हम नहीं चाहते गंदा पानी हो, पर ये जो हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं, पॉल्यूशन कहते हैं। और हो भी किसके कारण रहा? हमारे कारण नहीं हो रहा है। जल विद्युत परियोजनाओं से वन जलमग्न हो जाते हैं और नदी प्रवाह क्षेत्रों तथा नदियों की घाटियों के प्राकृतिक प्रवाह में हस्तक्षेप करते हैं। वायु शक्ति और सौर किरणें पारंपरिक ऊर्जा के अच्छे उदाहरण हैं। अब अगर आप जल विद्युत परियोजना देखेंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात अगर देखेंगे, तो नदी प्रवाह के जो क्षेत्र है, अब नदियों पर क्या करा जाता है? बांध बनाया जाता है। क्या? डैम बनाए जाते हैं। बांध क्या होता है बच्चों? जैसे ये नदी बहती हुई आ रही है तो यहाँ पे बीच में एक बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जाता है, ठीक है। और फिर से बांध को जवाहरलाल नेहरू जी ने आधुनिक भारत के मंदिर भी कहा है, टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा है। कहने का कारण क्या था उनका? ये था, इन बांध के फायदे भी बहुत हैं, ऐसी बातें हैं कि नुकसान है, फायदे भी बहुत है। इससे कृषि की जो अर्थव्यवस्था हमारी वो भी बहुत विकसित हुई है, शहरों को भी बहुत फायदा मिला है, हर घरों में पानी भी पहुंचा है, बहुत फायदा हुआ है। तो उन्होंने आधुनिक भारत का मंदिर इसलिए कहा कि जैसे मंदिर में जाने पर ईश्वर सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, उसी प्रकार से जो बांध है ना, वो ग्रामीण क्षेत्र का भी विकास कर रहा है, शहरी क्षेत्र का विकास कर रहा है, किसान का भी विकास कर रहा है, उद्योगपति का भी विकास कर रहा है, अमीर का, गरीब का, सबका विकास कर रहा है। तो इसलिए आधुनिक भारत के मंदिर कहा गया है। परंतु ये जो बांध है ये क्या कर रहे हैं? नदी का जो प्रवाह है, फ्लो है, उसको रोक रहे हैं, ठीक है। और कभी कभार क्या हो जाता है, इस बांध में जब यहाँ अब नदी है तो वो नदी बहती हुई आती है और वो अपने साथ कंकड़ मिट्टी ये लाती है। धीरे धीरे यहाँ पे क्या है, कंकड़ जमते जाते हैं। तो ये जो नदी है इसका फ्लो ऊपर हो जाता है। ऐसे मान लीजिए यहाँ पे नदी बह रही है, अब धीरे धीरे यहाँ पे इकट्ठे होते जाएंगे, यहाँ जो तो ऊपर आ जाएगा, तो बाढ़ आने की भी संभावना कभी कभार बढ़ जाती है। तो जल विद्युत परियोजनाओं के कारण हम लोग क्या बनाते हैं? बांध बनाते हैं, तो उससे उसका प्रवाह हस्तक्षेप होता है। तो अब सबसे अच्छा तरीका क्या है? हम किस प्रकार से विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं? वायु शक्ति का प्रयोग करें, मतलब जो हवा चल रही है उसका प्रयोग करें, और सौर की किरणें, सूर्य देवता जो हमारे हैं उनकी किरणें, उनकी जो रेज है उनके इस्तेमाल कर करके हम विद्युत बना सकते हैं। ये पारंपरिक ऊर्जा के अच्छे उदाहरण हैं, ठीक है। ये यहाँ पे जैसे दिखाया है थर्मल पावर प्लांट के लिए कि भाई यहाँ से धुआं निकल रहा है, धुआं ही धुआं। हाल के वर्षों में इन ऊर्जा संसाधनों का लाभ उठाने के लिए कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। कौन से ऊर्जा संसाधनों का लाभ उठाने की बात हो रही है? वायु शक्ति। वायु शक्ति में आप क्या पढ़ोगे? पवन चक्की के बारे में पढ़ोगे। आपने विंड मिल देखा होगा, जैसे आपने देखा होगा इस प्रकार से, और ये पंखे से तीन इस प्रकार से वो बनी हुई रहती है और वो घूमती रहती है। उसमें भी क्या है? टरबाइन लगा हुआ है, एक प्रकार से मोटर सी लगी हुई बच्चों। जब उस पर हवा लगती है वो घूमती है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और सौर ऊर्जा में आपने देखा होगा सोलर पैनल लगते हैं, इस प्रकार का ऐसा कुछ बनता है, ऐसा आपने अब तो काफी लोग घरों में ही लगाने लगे हैं, एक अच्छी बात है। अब इस पे क्या होता है? सूरज की किरणें पड़ती हैं, धीरे धीरे क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी बनाता रहता है, बन जाती है, और फिर उसका इलेक्ट्रिसिटी में प्रयोग कर लो। अब देखिए भारत में आपको पता है कि भारत ऐसे स्थान पर है जहां पे बहुत गजब की सूरज की किरणें आ रही है, तो अच्छे खासे सौर ऊर्जा के भी चांसेस इंडिया में रहते हैं। अब ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी, गोबर गैस, ठीक है। तो अभी एक बात तो ये हो गई कि हमें गैर पारंपरिक जो साधन है उनको अपनाना चाहिए या नवीकरणीय जो साधन है उनको अपनाना चाहिए। अब ग्रामीण क्षेत्रों में हमें एलपीजी, ठीक है, इसका प्रयोग करना चाहिए और गोबर गैस का प्रयोग करना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले परिवार प्राय लकड़ी, उपले और अन्य जैविक पदार्थों का इस्तेमाल ईंधन के रूप में करते हैं। इससे वन विनाश, हरित क्षेत्र में कमी, मवेशियों के गोबर का अप्रत्यय और वायु प्रदूषण जैसे अनेक प्रतिकूल प्रभाव होते हैं। देखो अब ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, अब ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आपने देखा होगा कि ज्यादातर वो जो लोग खाना बनाते हैं वो किस पे बनाते हैं? चूल्हे पर बनाते हैं। अब चूल्हे के लिए क्या चाहिए? लकड़ियाँ चाहिए जलाने के लिए। अब जो लकड़ी है, तो लकड़ी क्या है? जंगलों से काट करके लाई जाती है। इसका मतलब क्या हो रहा है? हमारे जंगलों का विनाश हो रहा है। इसके अलावा उपले आपने देखे हैं, उपले आप सभी जानते भी होंगे, जो कि गोबर से बनते हैं, ठीक है। गोबर से जो बनते हैं उनको अलग अलग लोग अलग अलग भाषा में कहते हैं, कोई उपले कहता है, कोई और कुछ कहता है, कोई और कुछ कहता है। वो उपले जो है उनका प्रयोग किया जाता है। तो इन सब से क्या हो रहा है कि जो
निकल रही है, जो मतलब एयर निकल रही है वो भी प्रदूषित हो रही है और यहाँ पे वन का विनाश भी हो रहा है। तो जैविक पदार्थों का इस्तेमाल करा जाता है ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करा जाता है। इससे वन का विनाश हो रहा है, मतलब हमारे वन कम हो रहे हैं, हरित क्षेत्र में कमी आ रही है। अब धीरे धीरे जो हरित क्षेत्र है वो कम होता जा रहा है। मवेशियों का जो गोबर है वो सही रूप से हम काम में यूज नहीं ले पा रहे, प्रतिकूल प्रभाव उसका पड़ रहा है। अब देखिए, पर एक बात आपको बताऊं, जो गांवों में जो लोग लकड़ियां काट करके ला रहे हैं, चाहे जो पुरुष हो महिला हो, देखो उनका रेशियो इतना बड़ा नहीं है। हाँ, हो सकता है कि काफ़ी जगह काटा जा रहा हो, परंतु इतना रेशियो नहीं है कि भैया बिल्कुल ही वन विनाश हो जाए। जितने वनों का विनाश हम औद्योगिक क्षेत्रों में कर रहे हैं और कर रहे हैं, उतना वहाँ नहीं हो रहा है, ऐसी बात है। पर फिर भी यहाँ पे ठीक है, एक पॉइंट है कि अब एलपीजी मतलब जैसे जो गैस आती है, सिलेंडर गैस, इनका प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा इको फ्रेंडली होती है, इनमें से ना कोई धुआं हुआ कुछ भी नहीं निकलता। पर जिस दिन ये फट जाए ना, उस दिन आदमी धुआं होकर के राख हो जाता है। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। चलिए, इस स्थिति को सुधारने के लिए सहायकी द्वारा कम कीमत पर तरल पेट्रोलियम गैस एलपीजी प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त गोबर गैस संयंत्र आसान ऋण और सहायकी देकर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अब तरल पेट्रोलियम गैस, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी, ठीक है, ये उपलब्ध कराई जा रही है। कैसे उपलब्ध कराई जा रही है? सहायकी देकर के, मतलब सब्सिडी देकर करके। सरकार लोगों को प्रोत्साहन दे रही है कि साहब ये पैसा, इतना 1000 की टंकी आ रही है, 300 आप दो, 700 हम दें, 500 आप दो, 500 हम दे। इस प्रकार से सब्सिडी देकर के मदद कर रही है। और जैसे आपने देखा, बीच में योजना भी चलाई सरकार ने, उज्ज्वला योजना। तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को, जो महिला हैं, उनको सिलेंडर बांटने के काम सरकार ने करे थे, जिससे कि एक तरफ से पर्यावरण में भी सुधार हो, और जो महिलाएं बेचारे चूल्हे के आगे अपनी आंखें फोड़ लेती थी भैया कि हाँ भैया धुआं से और से उनके शरीर पे खराब प्रभाव पड़ रहा था, तो उससे भी सरकार ने बचाने के लिए काम करा कि एलपीजी दिया। इसके अलावा गोबर गैस संयंत्र, तो गोबर गैस प्लांट के बारे में आपने पढ़ा ही होगा काफी पहले, तो इनका भी उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही है एलपीजी की। एक तस्वीर यहाँ पे। जहां तक तरल पेट्रोलियम गैस का संबंध है, ये एक स्वच्छ ईंधन है जो कि पर्यावरण में प्रदूषण को काफी हद तक कम करता है। इसमें ऊर्जा का अपव्यय भी न्यूनतम होता है। देखिए, अब अगर हम जहां तक पेट्रोलियम गैस के संबंध की बात करते हैं, एलपीजी की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये कैसी है? एक स्वच्छ ईंधन है। स्वच्छ ईंधन का मतलब क्या है? साफ सुथरा ईंधन है। मतलब इससे हमारे पर्यावरण पे किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होगा, मतलब किसी प्रकार का धुआं हुआ कोई नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। पर्यावरण होगा बेटा, पर्यावरण में प्रदूषण को काफी हद तक कम करता है। तो पर्यावरण, एनवायरनमेंट में प्रदूषण को कम कर देगा। और इसमें ऊर्जा का अपव्यय भी न्यूनतम होता है, मतलब जो ऊर्जा खर्च होती है, जो एनर्जी खर्च होती है, वो भी न्यूनतम होती है, कम से कम ही होती है। गोबर गैस संयंत्र को चलाने के लिए गोबर को संयंत्र में डाला जाता है, उससे गैस का उत्पादन होता है, जिसका ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो बच जाता है वह एक बहुत ही अच्छा जैविक उर्वरक और मृदा अनुकूलक है। देखिए, अब गोबर गैस संयंत्र, गोबर गैस प्लांट में क्या होता है, आपको पता है कि जो प्लांट होता है उसमें गोबर को डाल दिया जाता है, और जो वेस्ट होता है, जैसे किचन का कुछ वेस्ट हो गया और हो गया, वो सब कुछ उसमें मिला दिया जाता है। फिर उससे गैस प्रोड्यूस होती है, और उस गैस का आप ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। और जो बाकी बच जाता है, अगर गोबर बच जाता है, तो उसका क्या है, एक अच्छी, उसको गोबर को क्या माना जाता है? एक बड़ा अच्छा फर्टिलाइजर माना जाता है, एक बहुत अच्छा उर्वरक माना जाता है बच्चों। जिससे कि क्या होती है, मिट्टी की जो उर्वरता है, जो मिट्टी की फर्टिलिटी है, वो इंक्रीज होती है, मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ती है, मतलब वहां ज्यादा उपजाऊपन हो सकता है। अब तो क्या है, हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, पर पहले के समय इसी का ही इस्तेमाल करा जाता था। तो वहां पर ये उर्वरक होता है, और इस पर मृदा का भी कोई खराब प्रभाव नहीं होता, अनुकूलक ही होता है, मृदा को भी और उपजाऊ बनाएगा, बेहतर बनाएगा। आज जो हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, वो तो हमारी मृदा को बंजर बना रहे हैं, हमारी मिट्टी को खराब कर रहे हैं, परंतु गोबर होता है वो खराब नहीं करता है। चलिए, तो 2 हमने पढ़ लिए। अब तीसरा आ जाओ, शहरी क्षेत्रों में उच्च दाब प्राकृतिक गैस, सीएनजी, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी की बात अब हम लोग करें। तो ग्रामीण क्षेत्रों में हमने एलपीजी पढ़ा, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी, और शहरी क्षेत्रों में सीएनजी की बात यहां पर हो रही है। दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में उच्च दाब प्राकृतिक गैस, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के ईंधन के रूप में प्रयोग से वायु प्रदूषण बड़े पैमाने पर कम हुआ है, और पिछले कुछ वर्षों से हवा स्वच्छ हुई है। अन्य भारतीय शहरों में भी सीएनजी के उपयोग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अब आप कैसे याद रख सकते हो, सी फॉर सीएनजी और सी फॉर सिटी। तो सिटी का मतलब शहर होता है, तो शहरों में सीएनजी की बात हो रही है। सी फॉर सिटी, सी फॉर सीएनजी, और फिर दूसरा ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी। एलपीजी आपको पता है, एलपीजी सिलेंडर है हमारे, और उसका जो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं खाना बनाने में, इनमें प्रयोग कर रहे हैं। तो आपको जनरली ये बात पता है कि गाँव में ही चूल्हों पर रोटी बनती है, शहरों में किसी के पास इतना समय नहीं होता वो चूल्हों पर रोटी बनाए। पर एक बात कहनी पड़ेगी, चूल्हे की जो रोटी होती है वो एक नंबर की स्वादिष्ट रोटी होती है, बहुत अच्छी भी बनती है, और खाने में बड़ा स्वाद आता है, और कहा जाता है कि वो
हेल्थ के लिए भी बड़ी अच्छी रहती है, परंतु उससे प्रदूषण हो रहा है जब चूल्हा वाला जल रहा है, तो उसके लिए एलपीजी का प्रयोग हो रहा है ये गाँव में। शहरों में सीएनजी की जो बात हो रही है यहाँ पे किस में हो रही है, परिवहन में हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन में हो रही है, गाड़ियों में हो रही है। तो दिल्ली में आपने देखा सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में सीएनजी का प्रयोग करा गया, मतलब जो रिक्शा है, वहाँ पे जो टैक्सी है, उनमें सीएनजी मतलब पेट्रोल डीजल नहीं, ठीक है, वहाँ पे क्या है, सीएनजी का प्रयोग करा जा रहा है। अब सीएनजी भी एक स्वच्छ ईंधन है, मतलब उससे किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं हो रहा है और नहीं हो रहा है। और अब तो हम काफ़ी आगे आ चुके हैं और अब हम इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल है उसका प्रयोग करने लगे हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल तो बिल्कुल ही मतलब आप कह सकते हैं कि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल का मतलब ये कि हमें इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है वो और बढ़ेगी और फिर उसके लिए हमें सौर ऊर्जा और इन्हीं का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। अब इससे जो प्रदूषण है वो भी कम हुआ है और हवा भी जो दिल्ली की है वो स्वच्छ हुई है। और अब इसी को सीएनजी वाली जो नीति है इसी का उपयोग के लिए दूसरे शहरों में भी सरकारें प्रयास कर रही है। अब तो काफी स्थानों पे क्या करा जा रहा है, सीएनजी का यूज होता है। ये जैसे एक तस्वीर दिखाई, ये गाड़ी खड़ी है और यहाँ पे सीएनजी गैस है, वो अपनी सीएनजी गैस जो है वो फिल करा रहा है। अब बात करते हैं वायु शक्ति की, ठीक है। वायु शक्ति या आप कह सकते हैं जो विंड पावर है उसकी। तो विंड पावर में जो बात होती है यहाँ पर होती है विंड मिल की। बच्चों किसकी बात होती है, विंड मिल की बात हम करेंगे, पवन चक्की की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। जिन क्षेत्रों में हवा की गति आमतौर पर तीव्र होती है वहां पवन चक्की से बिजली प्राप्त की जा सकती है। ऊर्जा का यह स्रोत पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव भी नहीं डालता है। अब देखिए, जिन क्षेत्रों में हवा की गति मतलब जो हवा की स्पीड है वो बहुत तेज है, क्योंकि देखिए पवन चक्की क्या है, पवन चक्की कुछ इस प्रकार से, फिर यूं पंखा सा है बस वो, ठीक है। अभी अगर आगे तस्वीर होगी तो मैं दिखाऊंगा आपको इस प्रकार से। अब उसको क्या है, घूमने के लिए क्या चाहिए, स्पीड हवा चाहिए, तो तेजी से वो घूमे। जहां अब तेजी से कब घूमेगा, जब बहुत तेज हवा चल रही होगी। तो जहां जहां पे तेज हवा चलती है, मतलब बहुत फास्ट हवा जहां पे चलती है, तो वहां पे पवन चक्की से हम क्या कर सकते हैं, बिजली को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब पवन चक्की लगा दे और वहां तेज हवा चल रही है, वो घूमेगा और हमें बिजली प्राप्त हो जाएगी। इससे पर्यावरण पे मतलब हमारे इन्वायरमेंट पर भी किसी भी प्रकार का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा। मतलब कैसा प्रभाव होगा, अनुकूल प्रभाव होगा। कैसा प्रभाव होगा, अनुकूल। अनुकूल मतलब अच्छा प्रभाव हमारे पर्यावरण पर होगा। प्रतिकूल में बुरा होता है और अनुकूल में अच्छा प्रभाव होता है। एफ और अनुकूल, एफ और अच्छा प्रभाव हमारे पर्यावरण पर होगा। हवा के साथ साथ टरबाइन घूमता है, मतलब ये है, ये जो अब इसमें है, तो इनमें क्या है, टरबाइन है। तो जैसे हवा चलेगी तो वो घूमेगा, टरबाइन घूमते हैं और बिजली पैदा होती है और उससे बिजली पैदा होती है। इसमें शक नहीं है कि में प्रारंभिक व्यय बहुत है, लेकिन इसके लाभ ऐसे हैं जो इसकी अधिक लागत को आत्मसात कर लेते हैं। अब देखो, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो आप जब पवन चक्की लगाते हैं और करते हैं, तो इसकी जो प्रारंभिक लागत है, जो शुरुआती जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब उसका आप जब शुरुआत करोगे तब बहुत खर्चा है, पर बाद में उनको मेंटेन करने में भी ज़्यादा खर्चा नहीं आता। और दूसरा, ये इतना फायदा इतना देती है कि जो उसका जो प्रारंभिक लागत होती है उसको हम उठा सकते हैं। उसमें ऐसा दुख वाली बात नहीं है कि नहीं साहब हम तो नहीं उठा सकते, तो फायदे उसके बहुत हैं और उस फायदे के लिए हम थोड़ा बहुत पैसा एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हैं। ये तो धुआं जो निकल रही है उसको दर्शाया। अब बात करते हैं फोटोवोल्टिक सेल द्वारा सौर शक्ति। अब फोटोवोल्टिक सेल द्वारा सौर शक्ति, ये हमारी क्या है, सौर ऊर्जा है। जैसे आप यहाँ पे देखिए इस चित्र में आपने ऐसे जो सोलर पैनल्स हैं वो देखे होंगे। फोटोवोल्टिक सेल क्या है बच्चों, ये जो इस पे छोटे छोटे यूं बने हुए ना, इनको कहा जाता है फोटोवोल्टिक सेल, ठीक है। आपने एक इंग्लिश में तो उसको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है, उस प्रोसेस के द्वारा जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, वो अपना खाना बनाते हैं, तो उसको क्या कहा गया, फोटोसिंथेसिस। मतलब फोटोसिंथेसिस क्या दर्शा रहा है, सूरज की रोशनी से वो अपना खाना तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी फोटोवोल्टिक सेल द्वारा सौर शक्ति, तो फोटोवोल्टिक सेल मतलब यहाँ पे जो सूरज की रोशनी से प्राप्त करने के वाले जो सेल है उनकी बात यहाँ पर करी जा रही है। सौर शक्ति मतलब जो सोलर एनर्जी है हम उसकी बात करेंगे। पहले शुरू में सोलर एनर्जी कोई बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े जो प्लांट है वही यूज कर रहे थे। अब तो सौर ऊर्जा यहाँ तक पॉपुलर हो चुकी है, इतनी फेमस हो चुकी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाओगे, शहरों में जाओगे तो लोगों ने सौर ऊर्जा लगवा ली है, ठीक है। अच्छी खासी सौर ऊर्जा लगवा ली। अब सूरज की किरणें आती हैं, उससे बिजली बनती है, तो अब उनको इलेक्ट्रिसिटी हटवा दी, काफी ने तो कनेक्शन ही हटवा दिए, उससे काम चल रहा है बढ़िया। क्योंकि भारत में अधिकतर जो इलाका है वहां पे बढ़िया, देखिए भारत की जो लोकेशन है वो लोकेशन को समझेगा। ये पृथ्वी है, पृथ्वी में एक जो है 0 डिग्री पे रेखा जिसका नाम है भूमध्य रेखा, या जिसको हम इक्वेटर कहते हैं। अब ये जो इक्वेटर वाला इलाका है, इस इक्वेटर वाले इलाके पे क्या है कि गजब का ही मतलब सूरज की रोशनी पड़ती है, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ती है। ये वाले जो इलाके हैं यहाँ पे डायरेक्ट पड़ती है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा तो ये साइड से निकलता जाएगा। ये छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। और यहाँ पर ऊपर है 23.5 डिग्री पे क्या है,
कर्क रेखा है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और दक्षिण में 23.5 डिग्री पे क्या है, मकर रेखा है। तो ये वाला जो इलाका है ना, इस कर्क रेखा से मकर रेखा वाले पे डायरेक्ट क्या है, सूरज की रोशनी पड़ती है। अब इंडिया की लोकेशन क्या है, इंडिया 0 डिग्री से तो ऊपर है, और 23.5 डिग्री वाला जो भाग है वो इंडिया को बिल्कुल 2 बराबर भागों में बांटता है। मतलब आप ये कह सकते हो कि भारत में वैसे तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह सूरज की पर्याप्त रोशनी पहुंचती है। ऐसा नहीं है कि भैया मतलब 2 महीने 3 महीने तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंचेगी, सारी जगह पहुंचेगी। कुछ पहाड़ी इलाकों को आप छोड़ दो तो उन पहाड़ी इलाकों में भी रोशनी पहुंचती है, पर वहां हो सकता है जैसे ठंड ज्यादा होती है और होती है, पर जैसे जैसे आप पहाड़ी इलाकों से नीचे उतरते जाओगे तो सूरज की रोशनी भरमार है। आप राजस्थान में, गुजरात में खूब सूरज की रोशनी है, तो वहां पे अच्छा खासा सौर ऊर्जा का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, सोलर पैनल्स का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राकृतिक रूप से भारत में सूर्य किरण के माध्यम से सौर ऊर्जा भारी मात्रा में उपलब्ध है। तो प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से अगर हम देखें तो सूर्य की किरणें जो है वो बहुत भारी मात्रा में भारत में इस्तेमाल है, मतलब सौर ऊर्जा हमारे पास बहुत है। हम इसका प्रयोग विभिन्न तरीकों से कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम कपड़े, अनाज तथा अन्य कृषि उत्पाद और दैनिक उपयोग की विभिन्न वस्तुओं को सुखाते हैं, ठीक है। सर्दी में सूर्य किरण का उपयोग हम गर्माहट के लिए भी करते हैं। पौधे सौर ऊर्जा का प्रयोग प्रकाश संश्लेषण के लिए करते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस का प्रयोग जो है, मतलब फोटोसिंथेसिस वाला जो प्रोसेस है, प्रकाश संश्लेषण वाला जो प्रोसेस है, इसमें वो अपना खाना बनाते हैं, उसके लिए भी करते हैं। अभी जैसे देखिए यहाँ पे सूरज की किरणें पड़ेंगी और ये धीरे धीरे एनर्जी को लेता जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देगा। अब फोटोवोल्टिक सेलों की मदद से सौर ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तन किया जा सकता है। अब ये फोटोवोल्टिक सेल क्या है, ये आप देखिए, ये जो इस पे बने हुए ना बॉक्सेस, ये सेल है बेटा, ये एक एक सेल है। अब इन सेलों की मदद से क्या है, ये जो सौर ऊर्जा है, जो सौर मतलब सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है उसको किस में परिवर्तित किया जा सकता है, विद्युत में, इलेक्ट्रिसिटी में चेंज किया जा सकता है। ये सेल सौर ऊर्जा को एक विशिष्ट प्रकार के उपकरण से पकड़ते हैं और फिर ऊर्जा को बिजली में बदलते हैं। और ये जो सेल है, जो फोटोवोल्टिक सेल है, सौर ऊर्जा को एक विशिष्ट प्रकार के उपकरण से पकड़ लेते हैं और फिर उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में, विद्युत में कन्वर्ट कर देते हैं। यह प्रौद्योगिकी दूर दराज के क्षेत्रों और ऐसी जगहों के लिए उपयोगी है जहां ग्रिड अथवा तारों द्वारा विद्युत पूर्ति या तो संभव नहीं है अथवा खर्चीली है। यह प्रौद्योगिकी प्रदूषण से पूर्णतः मुक्त होती है। अब देखो, ये वाली जो टेक्नोलॉजी है सौर ऊर्जा वाली, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है कि भैया सूरज की किरणें पहुंचनी चाहिए। तो भारत में तो लगभग पूरे हर क्षेत्र में बढ़िया सूरज की किरणें पहुंचती है, तो ये वाला तो चिंता हमारी खत्म है। दूसरी बात, ये हर जगह एप्लीकेबल है, कहीं पर भी जो भी लगवाना चाहे वो लगवा सकता है, घरों में, ऑफिसेज में, बिल्डिंग में, जहां भी लगवाना चाहे वो लगवा सकता है। परंतु ये टेक्नोलॉजी उन जगहों के लिए तो मतलब बिल्कुल एक तरीके से मरते को जो बचाने वाली जो दवा है ना, उसकी तरह। कैसे इलाकों में जहां पर मतलब एक बड़ा जो तारों का जाल है वो नहीं बिछा सकते। मतलब आज आप देखते हैं हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है तो यहाँ पर एक खंबा है, वहां पर एक खंबा है, उसको जोड़ा जा रहा है, फिर एक कहीं पर बड़ा ट्रांसमिशन होगा, वहां से इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, फिर एक शहर में एक बड़ा पावर प्लांट होगा, वहां से पहुंच रही है, तो कितने खंबे, कितने तार लगाए जाते हैं। अगर ऐसी सिस्टम ना हो कि भाई तार वार ना पहुंच पा रहे हो तो, या कहीं खर्चीला हो जाता हो, तो ऐसी जगहों पे ये फोटोवोल्टिक सेल वाला, सोलर एनर्जी वाला सबसे बेस्ट तरीका है और ये प्रदूषण से भी बिल्कुल मुक्त है। तो हर व्यक्ति को घरों में, बिल्डिंगों में, ऑफिसों में ये लगा ही लेना चाहिए। अब तो जो सरकार है जितनी भी बिल्डिंग्स बना रही है, रेलवे स्टेशन अगर सरकारें बना रही है, कोई बिल्डिंग कुछ भी क्रिएट कर रही है, तो वो तो मतलब छत को तो पूरा इसी से कवर करवा देते हैं। मतलब ये सौर ऊर्जा बस जिंदाबाद, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, इससे बनाएंगे, मस्त रहो। हाल के वर्षों में भारत सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली उत्पादन बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन नामक एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय का भी नेतृत्व कर रहा है और हाल के वर्षों में भारत ने सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली उत्पादन बढ़ाने के प्रयास करे, जिसमें मैंने आपको बताया कि सरकार अब हर जगह इसी का इस्तेमाल कर रही है और भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर जो एक ग्रुप है, उसका भी नेतृत्व भारत कर रहा है, उसकी भी लीडरशिप भारत कर रहा है। चलिए अब हम हमारे आज का जो लास्ट है उसमें पढ़ लेते हैं लघु जलीय प्लांट या मिनी हाइड्रल प्लांट इनको कहा जाता है। अब हाइड्रो प्लांट के बारे में हमने देखा कि भैया वहां बांध बनाया जाएगा और उसमें पानी स्टोर करा जाएगा। थर्मल पावर प्लांट बहुत ज्यादा प्रदूषण के प्रतिकूल है, खराब है। हाइड्रो पावर प्लांट भी है, उसमें बड़े बड़े बांध बना दी जाते हैं और कर दी जाते हैं। परंतु हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं लघु जलीय प्लांट की बात कर रहे हैं, छोटे जो जलीय प्लांट है उनकी बात कर रहे हैं, लघु की जो हमें उसकी बात कर रहे हैं। तो लघु जलीय प्लांट में यहाँ पे क्या है कि जरूर नहीं है, अब लघु का मतलब छोटा है। जैसे आप देखो जो हिमालय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पे कहीं से झरना निकलता रहेगा, कहीं पर कोई छोटी मोटी जो नदियाँ हैं वो बहती रहेंगी, मतलब पानी के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। तो वहाँ से भी अगर हम छोटे छोटे कुछ टर्बाइन लगा करके या कुछ कर करके हम क्या करें, बिजली का उत्पादन कर ले,
तो बहुत अच्छी बात है। वहां हम बांध नहीं बना रहे, वहां हम डैम नहीं बना रहे, पर फिर भी अगर बिजली का उत्पादन हो सकता है तो अच्छी बात है ना। तो ये लघु जलीय प्लांट की बात करते हैं। ये यहाँ पर इसलिए लगाया गया है क्योंकि आपको बताने के लिए कि साहब प्लांट जब शब्द आता है तो प्लांट का तो ये वाला पौधा नहीं होता है ठीक है। प्लांट का मतलब यहाँ पे जो वो पूरा स्ट्रक्चर, जो पूरा सिस्टम खड़ा किया जाता है जिसके द्वारा बिजली बनती है, फिर वो स्टोर होती है, फिर पूरे जगह तक पहुंचाई जाती है, उसको प्लांट कहा जाता है। ठीक है, या जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, उसको प्लांट कहा जाता है। यहाँ पर ये वाला प्लांट नहीं है, तो इसको प्लीज, इसलिए स्पेशली मैंने यहाँ पर ये तस्वीर लगवाई है कि भैया ये ऐसी तस्वीर लगा देना जो प्लांट की हो, जिससे बच्चों को मैं बता दूं कि भैया प्लांट नहीं है। पहाड़ी इलाकों में लगभग सभी जगहों में झरने मिलते हैं। इन झरनों में अधिकांश स्थायी होते हैं। तो आप पहाड़ी इलाकों में देखोगे तो आपको झरने बहते हुए मिलेंगे, और उनमें से अधिकतर झरने ऐसे हैं जो स्थायी, मतलब लगभग वो 12 महीने ही बहते रहते हैं, चलते रहते हैं। मतलब अब उस पानी का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं ना। मिनी हाइडल प्लांट इन झरनों की इनकी ऊर्जा से छोटी टरबाइन चलाते हैं। मिनी हाइडल प्लांट अब इन झरनों में क्या है, ऊर्जा से जो टरबाइन है वो चला दे। टरबाइन से बिजली का उत्पादन होता है जिसका प्रयोग स्थानीय स्तर पर किया जा सकता है। अब मतलब वो जो झरने बह रहे हैं वहां पर अगर हम मिनी हाइडल मतलब छोटे स्तर पर टरबाइनें लगा करके अगर वहां बिजली का उत्पादन कर ले तो मतलब हो सकता है उस गांव का, उस आसपास के इलाकों का ही जो बिजली का उत्पादन है वो पूरा हो जाए। तो कितना अच्छा हो जाए ना, छोटे से स्तर से अगर हम कुछ काम करते हैं तो कितना वो यूजफुल हो सकता है, वो यहाँ पे बताया। इस प्रकार के पावर प्लांट पर्यावरण के लिए हितकर होते हैं क्योंकि जहां वे लगाए जाते हैं वहां भू उपयोग की प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ के ये जो छोटे छोटे जो पावर प्लांट लगाए जाते हैं पर्यावरण के लिए अच्छे हैं, क्योंकि इससे जो भू उपयोग कर रहे हैं, भू मतलब हमारी भूमि, और उपयोग मतलब उसका इस्तेमाल जो कर रहे हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। जब हम बड़े हाइड्रो प्लांट लगाते हैं तो भू उपयोग में बड़ा परिवर्तन आ जाता है। कैसे आ जाता है, जैसे कोई नदी कहीं से बह रही है और उसके आसपास लोग बसे हुए, दूर दूर तक बसे हुए। अब सरकार सोच रही है यहाँ पे बड़ा हाइड्रो प्लांट बनाया जाए, मतलब बहुत बड़ा बांध बनाया जाए। और बड़े बांध के लिए क्या करा जाता है, वहां से काफी लोगों को हटा दिया जाता है, पूरा एरिया खाली करा दिया जाता है, सब कुछ। ठीक है, मतलब जमीन पहले रहने के काम आ रही थी, वो वहां एक बिल्डिंग खड़ी करने के काम आ रही। तो उपयोग बदल गया, पर यहाँ पे तो उपयोग कुछ नहीं होता। जो जहां रह रहा है वहां वजह से टरबाइन लगानी, उससे बिजली उत्पादन हो जाए। कुछ ऐसे सिस्टम कर सकते हैं। इसका यह भी अर्थ है कि ऐसे प्लांटों के उपयोगों से बड़े संचरण टावर और तारों की इसमें जरूरत नहीं होती है और संचरण की हानि को रोका जा सकता है। तो इसमें बड़े बड़े जो टावर है या बड़े बड़े तार है, इनका इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। तो जिनके तारों से या टावर से, इनसे भी हमें जो डर रहता है, खतरा रहता है, वो भी खत्म हो जाएगा और एक बड़ा सिस्टम है उसकी भी आवश्यकता नहीं होगी, आसानी से काम हो सकता है। तो ये हमारे कुछ ऐसे तरीके हैं जो धारणीय विकास की रणनीतियों में हैं। अभी और भी है, जो और हैं वो हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे, और उसमें प्रदूषण बोर्ड की भी चर्चा कर लेंगे, जिससे कि आप ये भी समझ जाओगे कि जो प्रदूषण होता है उस पर किस प्रकार से कंट्रोल हम रख सकते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आपको आज के लेक्चर में कोई भी डाउट, कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। आज का लेक्चर कैसा लगा ये भी जरूर बताएं, और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपके अपने प्यारे चैनल लर्न एंड शेयर आर्ट्स को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कराते रहे, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल आर्ट्स का लिंक दे रखा है, उसको भी ज्वाइन कर ले, जिससे आपको सभी जो नवीन जानकारियां हैं, जो नई जानकारियां हैं वो मिलती रहे, क्योंकि लर्न एंड शेयर आपके लिए हमेशा कुछ नया करता ही रहता है। और पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।